हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तर्क साइंस पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को इससे पहले की जो चैप्टर में चल रहा था, इससे पहले की जो टॉपिक्स है मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। अभी तक मेरे टोटल 3 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी 3 लेक्चर्स हो चुकी हैं। अब मैं इसके आगे का लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 में और लेक्चर 3 में आप लोगों को देने चल रहा हूँ, ठीक, जिसमें से आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 2A, ठीक, इस तरह से आपकी क्लासेस हुई हैं। तो अब ये जो होगा 3 होगा, इसमें आप सभी को जो पढ़ने को मिलेगा वो होगा सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर अथवा परागकण यानी पॉलन ग्रेन की संरचना। आप लोग इसमें ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा वीडियोस में, आप लोग शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्म बीजाणु, क्या कह रहा है, सूक्ष्म बीजाणु, फिर माइक्रोस्पोर अथवा परागकण पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में बात करेंगे। मतलब कि एक जो पॉलन ग्रेन होता है, जो पॉलन ग्रेन परागकोश में बनता है, किसमें बनता है, परागकोश में बनता है पॉलन ग्रेन, ठीक। उस पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पॉलन ग्रेन की जो संरचना होती है कैसा होता है, कैसा दिखता है, हम इस पे बात करेंगे। और जो एक पॉलन ग्रेन होती है, पॉलन ग्रेन में किस तरह से जो ऑर्गन कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे डेवलप होकर के आगे चल करके एक पॉलन ग्रेन के अंकुरण में सहायता देते हैं। तो हम यहाँ पे आपको चर्चाएं कर रहे हैं। तो हम इससे पहले आपको फिगर दिखा देते हैं कि जो पॉलन ग्रेन से बनता है। अब यहाँ पे दिखते हैं ना, ये क्या है, परागकोश है, ठीक। परागकोश में दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जुड़े। अब यहाँ पे क्या है, उसका टीएस काट काट के दिखा है। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, पॉलन ग्रेन है। ये जो निकल रहे हैं ये सभी क्या है, ठीक, पॉलन ग्रेन है। ओके, ये पॉलन ग्रेन है। अब इन पॉलन ग्रेन की संरचना यहाँ पे जो दिख रहे थे छोटे छोटे, वो आगे चल के कैसे दिखते हैं इसके बारे में संबंध में बात करेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब आप चलते हैं, तो हम एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं ना। तो कह रहा है कि परागकण क्या है, परागकण नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट, ठीक, की प्रथम कोशिका होती है, ठीक, प्रथम कोशिका होती है। यानी कि जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भिद का, किसका, नर युग्मकोद्भिद का एक प्रथम कोशिका होती है। कैसे होती है, प्रथम कोशिका। युग्मकोद्भिद का मतलब है युग्मकोद यानी कि युग्मक, युग्मकोद इसमें जो लगा युग्मकोद, इसमें युग्मक भिद मतलब यानी कि बनना, यानी कि एक युग्मक का बनना। और जो परागकण होता है ये युग्मक का प्रथम, ठीक, परागकण एक प्रथम नर युग्मक होता है, ठीक, इसीलिए इसमें किया गया है नर युग्मकोद्भिद प्रथम कोशिका होती है। फिर आगे चलते हैं। इसमें प्रत्येक परागकण प्रायः गोल अंडाकार। अब यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक, पढ़ने को भी मिल रहा है कि जो परागकण होता है, क्या होता है, परागकण होता है वो क्या होता है, प्रायः गोल होता है। कैसा होता है, प्रायः गोल और अंडाकार होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि जो परागकण होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। फिर उसके बाद कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें ना, इसमें 2 आवरण होती हैं। कितनी आवरण है, यहाँ पे कह रहा है 2 आवरण होती हैं। यानी कि जो पॉलन ग्रेन है क्या है, पॉलन, ठीक, पॉलन ग्रेन होती हैं। पॉलन ग्रेन में 2 आवरण होती हैं। कितनी आवरण होती हैं, 2 आवरण होती हैं। इस बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है यानी परागकण होता है, इसमें कितनी आवरण होती है, 2 आवरण होती हैं। एक तो होता है बाह्य आवरण यानी कि इंटरनल, एक्सटर्नल लेयर। क्या होती है, एक्सटर्नल लेयर, बाह्य आवरण। ये बातें को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि बाह्य आवरण, इसकी पहली जो लेयर होती है वो क्या होती है, बाह्य आवरण। जैसा कि हम आपको फिगर में अभी दिखाएंगे ना, इसमें कह रहा है इसमें बाह्य चोल, ठीक, एक्जीन, ठीक, इसे बाह्य चोल यानी एक्जीन भी कहते हैं। जो बाह्य आवरण होता है उसे एक्जीन भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक्जीन यानी कि बाह्य चोल कहा जाता है। आप चाहे बाह्य आवरण कहिए, चाहे बाह्य चोल कहिए, चाहे, ठीक, एक्सटर्नल लेयर कहिए, चाहे एक्जीन कहिए, बात एक ही होगा, ठीक भी। यह कठोर व खुरदुरा होता है। कैसा होता है, कठोर होता है, खुरदुरा होता है। यानी कि जो बाहरी लेयर होता है वो कैसा होता है, कठोर है, खुरदुरा है, ठीक। फिर कह रहे हैं बाह्यचोल एक वसीय पदार्थ है, ठीक। जो बाह्यचोल होता है, ठीक, यानी कि बाह्य आवरण जो होता है वह, ठीक, एक वसीय पदार्थ, कैसे पदार्थ की,
फैटी मटेरियल के यानी कि स्पोरोपोलिनिन, किससे? स्पोरोपोलिनिन नामक, ठीक, नामक से बना होता है। इस ठीक कौन से पदार्थ से बना होता है? स्पोरोपोलिनिन नामक वसीय पदार्थ से बना होता है। फिर कह रहे हैं इसी पर जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर बना होता है। अब जो पोलन ग्रेन होती है, पोलन ग्रेन पे जगह जगह पे क्या होते हैं? छिद्र यानी कि जर्मपोर होते हैं, जनन छिद्र होती है, जहां से क्या होता है? परागकण का अंकुरण होता है। किसका अंकुरण होता है? परागकण का अंकुरण होता है। ठीक, अब यहां तक की बातें हो गई। अब यहाँ पे नोट में आपको लिख रहा है एक बीजपत्री पौधों के परागकण में एक जनन छिद्र। यानी इसमें कह रहा है कि जो एक बीजपत्री होते हैं, कौन होते हैं? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में जैसे होता है गेहूं, क्या होता है? गेहूं, ठीक, जौ, उसके बाद आता है ठीक धान, ठीक, इनकी जो परागकण होती हैं उनमें क्या होती हैं? एक ही क्या होती हैं? जनन छिद्र पाई जाती है। कितनी जनन छिद्र होती हैं? एक जनन छिद्र होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन में कभी कभी पूछी जाती है, यहाँ तक कि जो नीट एग्जाम होती है उसमें भी पूछी जाती है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि द्विबीजपत्री के, ठीक, द्विबीजपत्री पौधों के परागकण में तीन, तीन, यहाँ पे देखिए आप लोग तीन, ठीक, जनन छिद्र होती हैं। क्या होती हैं? जनन छिद्र। यहाँ पे आपको होना चाहिए जनन, ठीक, छिद्र, ठीक, यानी कि जर्मपोर। कितनी होती हैं जर्मपोर? 3 जनन छिद्र होती हैं। यानी कि यहाँ पे द्विबीजपत्री की बात किया है। अब द्विबीजपत्री में जैसे आता है अरहर, क्या आता है? अरहर, ठीक, उसके बाद आता है मटर, ठीक, उसके बाद आता है क्या? मूंग, ठीक, मूंग आ जाए। ये सभी अरहर, मटर, मूंग, और उसके बाद यहाँ तक कि हम लोगों के जो मूंगफली होते हैं ये सभी द्विबीजपत्री में आते हैं। किस पत्री में आते हैं? द्विबीजपत्री में आते हैं। तो इनमें जो पोलन ग्रेन बनता है, जो परागकण बनती है, उसमें 3 जनन छिद्र होती हैं। कितनी जनन छिद्र होती हैं? 3 जनन छिद्र होती हैं। ये आपको बड़े ध्यान में इसको रखना होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब मैं इसके चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये एक परागकण का स्ट्रक्चर है। किसकी संरचना है? ये परागकण का संरचना है। यहाँ आप लिखे हो ना स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ये देख रहे हो ना, इसमें कितनी आपने पढ़ा? बाह्य आवरण। क्या पढ़ा? बाह्य आवरण के बारे में पढ़ा। तो ये बाह्य आवरण है। ये बाहर दिख रहा है ना, ये जो इसमें इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक, खुरदुरा टाइप का। कैसा? खुरदुरा टाइप का। ये है बाह्य आवरण। क्या है? बाह्य आवरण है, ठीक। इसे एक जीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक जीन, ठीक। यहाँ पे आप लोग इसको देखिए, ठीक। ये जो एक जीन होता है ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? ठीक, स्पोरो, ठीक, पोलेनिन। ओके, ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है कैसा पदार्थ होता है? एक फैटी पदार्थ होता है। किस तरह का पदार्थ होता है? ठीक। अब जो यहाँ पे अब आप दिख रहे होगा स्पोरोपोलिनिन हो गया। अब ये फैटी पदार्थ से बना होता है। किससे? फैटी पदार्थ यानी कि वसी पदार्थ से बना होता है। फिर उसके बाद आता है कि ये जो इस पे जनन छिद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जनन छिद्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो मैं इसको दिखाता हूँ। ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। इसको कहते हैं जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मपोर, यानी कि जनन छिद्र। इन्हीं के जरिए क्या होता है, इसमें पॉलन ट्यूब बनेगा। इससे बड़ा सा पॉलन ट्यूब बनता है और ये निकलता है, ठीक। ये आगे चल करके फिर फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। ये आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि और आगे की ना, ये आपको पहले प्रथम लेयर के बारे में पता हो गया। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि जो एक बीजपत्री होती है उसमें एक जनन छिद्र होती है, जो द्विबीजपत्री होती है उसमें 3 जनन छिद्र होती हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम परागनली की, ठीक। परागनली की खोज वैज्ञानिक, ठीक, जीबी, ठीक, क्यों है? जीबी एमिसी नाम के वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने 1824 में, कब? 1824 में इन्होंने इसकी खोज की। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि परागनली की खोज, ठीक, परागनली की खोज वैज्ञानिक जीबी एमिसी ने सन 1824 ईस्वी में की थी। अब आपको एक क्वेश्चन में आपका कभी कभी एक नंबरी क्वेश्चन में पूछता है कि परागनलिका की खोज किसने किया था? वैज्ञानिक जीबी एमिसी ने किया था।
ठीक, अब आते हैं हम अंतः आवरण के बारे में। हमने बाह्य आवरण के बारे में यहाँ तो समझ लिया, बाह्य आवरण कैसा होता है, किस तरह का होता है, ये सारी बातें, क्योंकि आपने देखा पढ़ा कि इससे पहले जो परागकण होता है उसमें 2 आवरण होती हैं। कितनी आवरण होती हैं? 2 आवरण। तो पहले आवरण के बारे में हमने समझ लिया, अब दूसरी आवरण के बारे में हम समझते हैं। दूसरा आवरण होता है इंटरनल लेयर। क्या होता है? इंटरनल लेयर। इंटरनल यानी कि अंतः। अब यहाँ पे कह रहे हैं इसे अंतःचोल कहते हैं। इसे क्या कहे थे? हमने बाह्यचोल कहा था, इसे क्या कह रहे हैं? अंतःचोल कह रहे हैं, यानी आइनटाइन। इसे क्या कहते हैं? आइनटाइन या आइनटीन भी कह सकते हैं, ठीक, कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं यह पैक्टोसोलुलोज की, ये क्या था? ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई थी, लेकिन ये पैक्टोसोलुलोज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पैक्टोसोलुलोज का बना होता है। ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तैयार करती है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक है? बिग न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? बिग न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद कह रहे हैं यह जीवद्रव को चारों ओर से ढके रखता है। मतलब कि जो अंतःचोल होता है, कौन सा चोल होता है? अंतःचोल होती है। ये जीवद्रव को चारों ओर से ढक करके रखता है। ठीक, इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो इसमें बात क्या होता है? जो परागकण होता है, परागकण यानी कि पॉलन बैंक में रखा जाता है। परागकण को किस बैंक में रखा जा रहा है? पॉलन बैंक में रखा जाता है। कई वर्षों तक के लिए रखा जाता है ताकि ये खराब ना होने पाए, एक अच्छी किस्म का प्लांट को ग्रो कराया जा सके, इसके लिए। और इसे जो रखा जाता है 196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रखा जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं कि फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो हमने इंटरनल लेयर की बात की है वो अब हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे तो आपको लिखी दिखा दी है। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरनल लेयर होती है, यहाँ पे दिख रहा है, ये है इंटरनल लेयर, इधर दिख रहा है। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है। ठीक, किसके तरफ है? जो पॉलन यानी कि जो पॉलन ग्रेन में जो प्रोटोप्लाज्म होती है, यानी कि जीवद्रव्य होता है, उसको चारों तरफ से जो आइनटाइन है यानी कि अंतःचोल है, ये अंतःचोल इसको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। इसमें जगह जगह पे आपको ये दिख रहा होगा ना, जनन छिद्र बनी हुई। क्या बनी है? ये जनन छिद्र बनी हुई है। और ये एक बीजपत्री में 1 की संख्या में और 2 बीजपत्री में 3 की संख्या में होती है। इसमें से एक पॉलन ट्यूब बनेगा बड़ा सा, और वो जाके आगे निषेचन करने के लिए। इसमें कह रहा है कि इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक? यहाँ पे देख रहे हो ना, ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस है, यानी कि नलिका केंद्रक है जो नली बनाता है। उसके बाद जर्मिनेटिव सेल, इसके यहाँ पे बीच में एक जर्मिनेटिव सेल है जो आगे चल करके जर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। किसका निर्माण करेगा? जर्मन न्यूक्लियस का। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, जर्मन न्यूक्लियस। ओके, अब ये जो जर्मन न्यूक्लियस होता है ये आगे चल करके मियोसिस डिवीजन करेगा। कौन सी डिवीजन करेगी? मियोसिस, सॉरी माइटोसिस का होगा। ठीक, माइटोसिस डिवीजन करेगा। अब माइटोसिस डिवीजन करने के बाद टू गैमेट हो जाएंगे। कितने गैमेट हो जाएंगे? 2 गैमेट। ठीक, अब ये जो 2 गैमेट होते हैं ये आगे चलकर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन करने में सहयोग अदा करेंगे। अब यहाँ पे तो ये आपने इसका जो एक पॉलन ग्रेन होता है उसका कटा हुआ स्ट्रक्चर देखे, बट यहाँ पे इसमें जो दिख रहे हैं ये अलग अलग सेपरेट की स्ट्रक्चर दिख रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जो ये दिख रही, ये भी एक पॉलन ग्रेन है, ये भी पॉलन ग्रेन है और ये भी पॉलन ग्रेन है। सब अलग अलग साइज के दिख रहे हैं, अलग अलग आकार की दिख रही हैं। तो इस तरह से मैंने आज आप सभी को सिर्फ पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ाया है, यानी कि पॉलन ग्रेन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, यानी कि परागकण की संरचना। तो आज ये पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा। ठीक, हम इसके आगे के अब आपको टॉपिक ले आएंगे। ठीक, परागकोश का स्फुटन, यानी कि जो परागकोश होता है उसकी स्फुटन की क्रिया कैसे होती है, उसमें से परागकण कैसे निकलता है, फिर जर्मिनेशन के लिए यानी कि अंकुरण के लिए किस तरह से वो आगे जाता है। ठीक, तो आज के बस क्लास यहीं पे एंड होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।